मैं एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं जिसमें जो विगत 2 वर्ष में विभाग द्वारा जो विभिन्न प्रमुख काम किए गए उसका ब्यौरा है। उसके बाद माननीय मंत्री जी का उद्बोधन होगा और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे। प्रस्तुतिकरण में कृपया अगला स्लाइड देंगे। ये एक स्नैपशॉट है कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में युक्ति युक्तकरण, पदोन्नति, शिक्षक भर्ती और जो आगे की हमारी कार्य योजना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, पाठ्य पुस्तक, बहुभाषाई शिक्षा। इसमें सबसे पहले जो युक्ति युक्तकरण के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यालय थे जो कि शिक्षक विहीन थे और साथ ही साथ कई ऐसे विद्यालय थे जिसमें शिक्षक थे और छात्र या तो नहीं थे या बहुत कम थे। तो एक अभियान के तौर पे युक्ति युक्तकरण का कार्य किया गया। इसमें स्वाभाविक रूप से कई लोग प्रभावित भी हुए, लेकिन जनहित में इस कार्य को पूर्ण किया गया, जिसका लाभ ये हुआ कि लगभग 453 शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति हो गई। साथ ही साथ जहां एकल शिक्षकीय थे वहां पे भी शिक्षकों की पूर्ति हो गई और एक ही कैंपस में कई जगह पे 3-3, 4-4 स्कूल चल रहे थे। प्राइमरी भी चल रहा था, मिडिल भी चल रहा, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल भी चल रहा। तो उसमें एक शिक्षक दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाता नहीं था, भले ही वो उसके लिए सक्षम हो। तो शासन ने उनका एकीकरण करके वो शिक्षकों का सदुपयोग किया और छात्रों के हित के लिए ये कार्य बहुत अच्छा रहा। इसमें कई बार विषय आता है स्कूल कम हो गए, स्कूल, वो केवल जो स्कूल कोई इसमें कम नहीं हुए। लगभग वो अधोसंरचना, लगभग सारी अधोसंरचना का उपयोग हो रहा है। केवल उनका एकीकरण के माध्यम से अधिकांश स्थलों पे उनका समायोजन किया गया। इससे एक बहुत बड़ा जो वर्षों से जो चीज महसूस की जा रही थी कि ये करना चाहिए, वो उसका क्रियान्वयन हो पाया। नेक्स्ट। इसके बाद में जो चूंकि हमारे लगभग मानव संसाधन युक्त सबसे बड़ा विभाग है राज्य सरकार में, 1,80,000 हमारे शिक्षक हैं। इसके अलावा गैर शिक्षकीय स्टाफ लगभग कह लें तो सब प्रकार के मिला के लगभग 30,000 और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मान सेवी लोग भी विभाग से जुड़े हुए हैं या आंशिक रूप से जिनको पेमेंट किया जाता है, चाहे वो अंशकालीन सफाई कर्मचारी हो, मध्याह्न भोजन वाले रसोइया हो, स्व सहायता समूह के सदस्य हो। इस प्रकार से विभाग में बहुत सारे लगभग ऐसे 3-3.5 लाख लगभग लोग जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे शिक्षक संवर्ग हैं उनकी पदोन्नति का भी एक विशेष व्यवस्था की गई। बहुत सालों से ये पेंडिंग मुद्दे थे और इसके बाद में जो अक्सर एक विषय आता है कि पदस्थापना, तो वो भी काउंसलिंग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की गई ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए। इससे भी जो सही जगह पे शिक्षकों को पहुंचाया गया। नेक्स्ट। नई भर्ती में स्पेशल एजुकेटर भर्ती किए गए जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको विशेष आवश्यकताएं रहती हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हुई। और साथ ही साथ इसके अलावा 2104 अन्य शैक्षणिक पदों पे वर्तमान सरकार के द्वारा भर्ती की गई और अभी भी 5000 पदों के लिए चरणबद्ध तरीके से भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जो हमारे अन्य शालाएं हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या विवेकानंद, इनमें आत्मानंद शालाएं, इनमें भी संविदा भर्ती के लिए भी एक नई व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट। आपने देखा होगा कि भर्ती को लेके आजकल और शुरू से काफी शासन के द्वारा संवेदनशीलता बरती जाती है कि इसको पारदर्शी तरीके से किया जाए और कोई भी प्रकार की कोई शिकायत ना आए। संविदा भर्तियों के लिए हमने एक अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेने का व्यवस्था की है। इससे पहले जिला स्तर पे ये चयन प्रक्रिया होती थी जिसमें कई प्रकार की विषय आते थे। कई जगह तो केवल मेरिट पे सिलेक्शन, यानी कि जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे
चयन हो रहा था उसको हम टेस्ट के आधार पे करेंगे, ताकि वास्तविक मेरिट के आधार पे, वर्तमान में मेरिट के आधार पे ये भर्ती की जाए। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की हम लोग जल्दी ही शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए एजेंसी का भी चयन हमने कर लिया है। इससे बहुत ही जल्दी भर्ती प्रक्रियाएं जो संविदा पदों के लिए की जा सकेगी। जो हमारी नियमित भर्तियां हैं वो अब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होंगी, लेकिन जो संविदा भर्तियां हैं वो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। ये उसी की एक प्रक्रिया का एक वर्णन है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के लिए एजेंसी का चयन हमने कर लिया है। नेक्स्ट। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण सुधार जो इस वर्ष किया गया है कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कब से होगी उसको हमने उसका समय बदलाव किया है। पहले जो शाला प्रवेश उत्सव था वो 15-16 जून के आसपास होता था, और 1 अप्रैल से 15 जून के बाद जो क्या व्यवस्था रहेगी उसको लेके बहुत स्पष्टता नहीं थी। उसको लेके शासन ने ये निर्णय लिया है और एक औपचारिक आदेश भी दिया है कि 1 अप्रैल 2027 से नियमित शैक्षणिक वर्ष शुरू हो जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारी अभी क्वार्टरली, हाफ ईयरली यानी कि छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा जो होती है उसके लिए छात्र को ये चाहिए कि वो पूरा सिलेबस उसको पढ़ाया जाए, साथ ही साथ उसका रिवीजन हो और उसके टेस्ट हो। तो अभी अगर 15 जून से शुरू करते हैं तो कई स्कूल उसमें पिछड़ जाते हैं या छात्र को रिवीजन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जिससे उसकी लर्निंग यानी कि उसकी जो पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो संभवतः उतनी नहीं आ पाती। आप सभी जानते हैं कि केवल एक बार पढ़ने से पढ़ाई याद नहीं होती है, उसको रिपीट कराना, टेस्ट कराना, ये करना पड़ता है। इसके बाद में जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो व्यवस्थाएं थी उसमें बहुत सुधार किया गया है। नई शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी भाषा, मातृभाषा हिंदी से थोड़ी अलग है, तो हमारे राज्य में लगभग 16 स्थानीय भाषाएं भी हैं और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो बॉर्डर रीजन में दूसरे प्रदेश की भी भाषा बोली जाती है, तो उनके लिए भी स्थान होना चाहिए, उनको मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमने कार्य किया है और बहुत सारी ऐसी स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का और सहायक शैक्षणिक सामग्री का इस्तेमाल प्रारंभ किया है, उसको छपा के। और बस्तर में क्लास 1 और 2 में गोंडी और हल्बी के लिए द्वि भाषाई यानी कि एक ही पुस्तक में एक साइड में पन्ने में हिंदी और दूसरे में स्थानीय भाषा देवनागरी लिपि में, उसको भी छपाई करा के उनको वितरण किया गया है, ताकि ये उनको जो मातृभाषा और उसके जो शब्द हैं वो उनके भाषा डेवलपमेंट में बने रहें और उनका उससे बौद्धिक और अन्य विकास हो सके। साथ ही साथ जो करिकुलम है उसको भी हम लोग स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, यानी कि जो क्योंकि जैसे साइंस है या मैथ्स है, विज्ञान और गणित के विषय हैं, ये इनमें कोई भाषा का बहुत बड़ा उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता, तो ये भाषा न्यूट्रल होते हैं। तो इनके लिए जो राष्ट्रीय जो हमारे एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको हम धीरे धीरे अनुकूलित करके छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं और वो इस वर्ष भी वो कार्यक्रम जारी रहेगा। तो और इसके अलावा हमारे स्थानीय पर्व त्योहार जो जैसे समाज शास्त्र या अन्य कई विषय रहते हैं उसमें स्थानीय सामग्री, स्थानीय परिवेश का वर्णन रहता है, स्थानीय त्योहारों का, स्थानीय हमारे महापुरुषों का, दार्शनिक स्थलों का, यहाँ की खनिज और वन संपदा, ये सब का वर्णन उसमें रहता है। तो वो उसको सहायक सामग्री में हम लोग शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा लैंग्वेज की हमने एक पूरी मैपिंग की है कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है, ताकि उस हिसाब से हम लोग जो सहायक सामग्रियां हैं बच्चों को उपलब्ध करा पाएं, शिक्षकों को भी उसमें प्रशिक्षित करें। जैसे कि सरगुजा में सहायद्री सरगुजा क्षेत्र में बोली जाती है, गोंडी हल्बी बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है, इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र में भी बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी भी हमारे मैदानी क्षेत्र में एक आम बोलचाल की भाषा के रूप में, और उसको भी हम लोग आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट।
एक महत्वपूर्ण बदलाव जो इस साल किया गया कि जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र यहाँ पे समग्र शिक्षा में स्थापित है, उसमें शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति का कार्य जो प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसको हमने अभी काफ़ी वृहद स्तर पे लागू किया और आज के दिन लगभग 85% शिक्षक पहले से ही अब उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको प्राप्त हुआ और वो इसमें उपस्थिति दे रहे हैं। जहाँ पे ऑनलाइन उपस्थिति जियो टैग्ड रहती है, यानी कि जिस स्कूल में वो पदस्थ हैं जब तक वो स्कूल में नहीं जाएंगे वो उपस्थिति नहीं लग पाएगी। ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं है, ये सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, क्लरिकल स्टाफ, क्लास 4 स्टाफ सभी के लिए है। इससे एक अनुशासन भी आता है और दूसरा इसको हम आगे भी इसमें कुछ अभी हम लोग बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे कि आगे चल के जो जिन स्कूलों में अभी इंटरनेट की कुछ समस्या है तो वहाँ पे भी ये उपस्थिति डिवाइस में दर्ज की जा सकेगी और जब भी वो नेटवर्क में आएंगे तो उसका डाटा हमारे पास विद्या समीक्षा केंद्र में आ जाएगा। तो जो ऑफलाइन केंद्र हैं, जैसे बस्तर क्षेत्र में कई बार ऐसा विषय आता है कि जी बहुत सारे स्कूलों में इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे टॉप के ज़िले हैं उसमें बस्तर के ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं नारायणपुर को छोड़ के, जिसमें लगभग 85% 80% शिक्षक ऑलरेडी बस्तर के भी ऑनलाइन उपस्थिति दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टावर विगत 2-3 वर्षों में लग गए हैं जिससे स्कूलों में नेटवर्क उपलब्ध है। इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक भारत सरकार का पोर्टल है, आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, इसमें हमने उनको पंजीयन किया है। इसमें सभी प्रकार के विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण वो कभी भी प्राप्त कर सकते हैं और ये जो प्रशिक्षण है ये प्रशासनिक अकादमियाँ, बहुत सारे रिसर्च सेंटर भारत सरकार के और राज्य सरकारों के उनके माध्यम से ये बनाए गए हैं। चाहे इसमें कोई क्रय प्रक्रिया की जानकारी हो या अन्य प्रकार के संचालन संबंधी जानकारी हो, नियमों की जानकारी हो, तो उनको वो कर सकते हैं। इसके बाद में उनके जो लीव लेनी रहती है उसके लिए भी EHRMS के लिए, ये अवकाश प्रबंधन के लिए सारा पोर्टल बना हुआ है और पेपरलेस के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसमें छत्तीसगढ़ भाषा में भी, छत्तीसगढ़ी में भी हम लोग पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। इसको भी आगे पाठ्यक्रम में शामिल करने की हमारी योजना है। अन्य भाषाओं के लिए बारे में मैंने जानकारी पहले दे दी है। जो हमारी निःशुल्क जो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध करा रहे हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ये सभी जगह ये पाठ्य पुस्तक जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की वो वितरित हो चुकी है। सरस्वती साइकिल योजना भी लगभग ये पूर्णतः ये हमारे पास पहुंच चुकी है और वितरित भी हो चुकी है। निःशुल्क गणवेश केवल एक जिले में कुछ हद तक एक सेट शेष है, वो भी हमको प्राप्त हो गया है। ये हथकरघा विभाग के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। ये भी संभवतः 2-4 दिन में ये भी वितरित 100% हो जाएगा। तो ये तीनों जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जो हम लोग निःशुल्क वितरण की योजनाएं चलाते हैं, ये पूर्णता की ओर है। नेक्स्ट, परीक्षा परिणाम में इस वर्ष आपने बहुत लोगों ने कवर भी किया होगा कि पिछले वर्ष उससे पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर परिणाम आया है। 10वीं और 12वीं का लगभग 2% औसत के तौर पे ये बेहतर हुआ है और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये उपलब्धि विभाग द्वारा दर्ज की गई। इसके लिए बहुत स्तर पे जिलों पे जाके समीक्षा और पालकों को भी प्रोत्साहित करना और अन्य कार्य पूरे वर्ष भर संचालित किए गए, जिसके ये परिणाम आए। नेक्स्ट, भवन निर्माण और जो अधोसंरचना है उसमें अक्सर कई बार ये विषय आते हैं कि ये स्कूल का बिल्डिंग अच्छा नहीं है, या उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। विगत 3 वर्ष में 504 नवीन विद्यालय भवन, 700 लगभग ये भवन विद्यालय के लिए प्रावधान,
2,500 अतिरिक्त कक्ष और शौचालय लगभग 52 करोड़ 39 लाख के शौचालय निर्माण, ये राशियां स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा एजुकेशन सिटी का भी प्रावधान है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत भी 30 प्राथमिक और 11 उच्च प्राथमिक शाला सदन भवन स्वीकृत हैं। अतिरिक्त कक्ष में भी समग्र के अंतर्गत 450 कक्ष और इसके लिए राशि भी जारी की गई। इसमें भवन में मैं एक बताना चाहूँगा, अभी जो 1 जुलाई से वीबी जी राम जी जो योजना है, विकसित भारत जी राम जी योजना, तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और सभी कलेक्टरों को ये बोला है कि जो शाला अधोसंरचना है उसके निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वो स्थानीय स्तर की योजना है और वहाँ पे त्वरित रूप से उसका निराकरण किया जा सकता है। और हमारे लगभग जितने भी स्कूल हैं उसमें जितने भी प्रकार की अधोसंरचना है, चाहे वो पूरा स्कूल ही क्यों ना हो या अतिरिक्त कक्ष हो, लैब हो, खेल मैदान हो, उसका अहाता निर्माण हो या अन्य कोई भी कार्य हो, ये सारा कार्य या बाहर शेड निर्माण का काम हो, ये सारा काम वीबी जी राम जी के अंतर्गत किया जा सकता है। क्योंकि वो बहुत बड़ी योजना है, सालाना उसमें लगभग 6,000 करोड़ का प्रावधान है, तो उसमें हमें ये उम्मीद है कि ये अधोसंरचना के बहुत सारे काम स्थानीय स्तर पे प्राथमिकता के कारण वो हो जाएंगे और 1 साल के अंदर काफ़ी स्थिति सुधर जाएगी। तो उसका भी हम लोग अंतर विभागीय उसका पत्र भी जारी किए और उनसे पंचायत ग्रामीण विभाग से सहयोग ले रहे हैं। ये हमारी नई योजना है, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना। इसमें हर ब्लॉक में एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय हर प्रकार से, चाहे वो अधोसंरचना हो, मानव संसाधन हो, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, हर प्रकार का उसमें व्यवस्था करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। इसको जल्दी ही हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। नेक्स्ट, एआई के बारे में अभी भविष्य की बहुत सारी कार्य योजनाएं लोग पूछ भी रहे हैं कि आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो हमारी कार्य योजना है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसके बारे में जल्दी ही हम लोग एक एआई का कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले हैं शिक्षा विभाग, जिसमें हम भारत की और कुछ कह लें विश्व की जो सबसे आगे बड़ी कंपनियों को बुलाएंगे और साथ ही साथ हमारे शिक्षक, हमारे प्राचार्य, हेडमास्टर, उनको भी बुलाएंगे, विभाग के भी अधिकारी रहेंगे और उनसे हम, क्योंकि ये एआई फील्ड बहुत ही उभरता हुआ फील्ड है, इसमें आज अगर कुछ स्थिति है तो 2-3 महीने में स्थिति बिल्कुल ही बदल जाती है, कुछ नया प्रोडक्ट आ जाता है। तो हम उनको बुला के उनसे प्रेजेंटेशंस करवाएंगे कि उनके पास जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षक की कमी हो, शिक्षक की क्षमता बढ़ाने का विषय हो, बच्चों का टेस्ट या रिवीजन कराने का विषय हो, किस प्रकार से शिक्षकों का काम आसान किया जा सकता है, किस प्रकार से सुपरविजन मॉनिटरिंग का काम किया जा सकता है, बहुत सारा डेटा हमारे पास है, उसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। तो इस पे हम लोग उनसे सुझाव और प्रेजेंटेशन लेंगे और हमारे शिक्षक उस प्रेजेंटेशन को देख के उसमें जो करने योग्य जो टेक्नोलॉजी होगी, जो जिसका इस्तेमाल विभाग में किया जा सकेगा, उसको फिर हम अडॉप्ट करने का प्रयास करेंगे और इसको लगभग हम प्रयास करेंगे कि हमारे शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने में एआई का जैसा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जैसा भी इस्तेमाल संभव होगा, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पीछे से लेकिन आईटी का जो अन्य उपयोग हम लोग कर रहे हैं उसमें जैसे कि पाठ्य पुस्तक वितरणों में भी पहले जो शिकायतें आती थी कि वितरित नहीं हुई या किसी अपात्र जगह पे वो किताबें पाई गई, तो अब बारकोड आधारित यानी कि उसकी पूरी ट्रेसिंग होती है कि वो डिपो से लेके किस स्कूल तक जाके वो वितरित हुई, तो आगे उसका ट्रेसेबिलिटी रहता है। इसको हम लोग पूरा ट्रैक कर रहे हैं और अन्य कामों में भी, जैसे मैंने बताया, विद्या समीक्षा केंद्र में भी हम लोग ऑलरेडी आईटी का उपयोग करके शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति ले रहे हैं और साथ ही साथ आगे एआई के लिए भी हमारे बहुत सारी हमारी कार्य योजना है। नेक्स्ट, नियर नीलानार योजना आप सभी जानते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सैचुरेशन के लिए योजना है।
इसमें जो विभाग ये कार्य कर रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहां पहले नक्सल प्रभाव के कारण स्कूल बंद हो गए या उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, अभी वर्तमान की स्थिति में उसमें कितने स्कूल हम दोबारा खोल सकते हैं। जैसे कि 36 नवीन विद्यालय उसमें हाल ही में बीजापुर में शिफ्ट हुए हैं, जहाँ पे वो पहले चला करते थे। नक्सल जो ये नक्सल प्रभाव के बाद वो बंद हो गए थे, दूसरी जगह नहीं चल पाए थे। तो ऐसे हम लोग छूटे हुए क्षेत्र को टारगेट कर रहे हैं। उसकी भी कार्य योजना बन रही है कि धीरे धीरे जो भी इस वर्ष उसका पूरा सर्वे कर लिया जाए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे स्कूलों की आवश्यकता है लेकिन वो नक्सल प्रभाव से नहीं चल पाए थे और जिनको अब शुरू करना संभव है, और उन सभी स्थलों पे हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा कोटा केबिन के लिए भी हम लोग और उसको आवासीय पीएम विद्यालय के तौर पे करेंगे, और चूंकि वहाँ पे स्कूल तत्काल आवश्यक है तो वहाँ शिक्षा दूत के माध्यम से स्थानीय शिक्षक, क्योंकि बहुत सारे दूर दराज क्षेत्र के भी उसमें स्थल हैं, तो वो व्यवस्था कराई जा रही है। नेक्स्ट, इसके अलावा दो जो अन्य घटक हैं हमारे समग्र शिक्षा के साथ में, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि पीवीटीजी जो अति पिछड़े जनजाति के बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास है, उसका निर्माण किया जा रहा है और ये ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये योजना चलाई जाती है। इसी प्रकार धरती आबा जो कि जनजाति बहुल राज्य के लिए विशेष रूप से अधोसंरचना, उसमें भी छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा सांस्कृतिक तौर से भी बच्चों को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रोच्चार पे पहल की गई है। सैटरडे में बैगलेस डे, अर्थात एक दिन बच्चों को उनके चौमुखी विकास के लिए, शारीरिक और अन्य व्यायाम इत्यादि के लिए भी हम लोग, और साथ ही साथ हमारे जो महापुरुषों को जीवनी से भी उनको वाकिफ कराने के लिए शनिवार को हमने ये दिन तय किया। इसको हम थोड़ा और रिवाइज करेंगे आगे भविष्य में। बहुत सारी यहाँ पे चूंकि निजी विद्यालय भी इस पूरी व्यवस्था का एक अंग है, शैक्षणिक व्यवस्था का अंग है, जिसको रेगुलेट किया जाता है। उसमें कई प्रकार के ऐसी शर्तें थी जिसकी वजह से निजी विद्यालयों को खोलना अत्यंत या तो कठिन हो गया था या महंगा हो गया था। शहरीकरण के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आज के दिन 5 एकड़ भूमि रायपुर में आप स्वयं सोच सकते हैं कि कितनी महंगी रहेगी और दूसरा कहाँ मिलेगी। तो इसको भी हमने बहुत सरल किया है, और साथ ही साथ खेल मैदान के लिए ये भी व्यवस्था की है कि यदि स्कूल में खेल मैदान नहीं है तो आसपास के जो चाहे वो नगरीय निकाय, वहाँ से अनुमति लेके उसको वो खेल मैदान के तौर पे उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो वर्टिकल ग्रोथ हमारे शहरों में हो रही है, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी स्कूल भी बन रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें भी अपने बड़े शहरों में ऐसे स्कूलों की ओर बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा निजी शिक्षा बहुत महंगी हो सकती है। तो ये डीरेगुलेशन का काम भी राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लगभग 2-3 महीने पहले किया गया। आप सभी को जो हाल ही में विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं उसकी मैंने सूचना दी। मैं